हे गाइस, वेलकम टू स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। जेपीएससी अर्बन डेवलपमेंट का पेपर हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर, उसका एनालिसिस करेंगे पेपर 1 का। और पहले बात कर लेते हैं, इसका जो मार्क्स था, फुल मार्क्स 200 का था एंड टाइमिंग वाज 3 आवर्स का। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन, मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था वो था कि क्वेश्चन दो सेक्शन में बेसिकली था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। आउट ऑफ दिस सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ईच सेक्शन वाज कंपलसरी। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन बी आर कंपलसरी। तो देखते हैं इसमें, इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, उसका लेवल क्या था। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका पहला पार्ट था, शॉर्ट नोट्स था। डिफेक्ट्स इन टिम्बर पूछा था, जो कि सिंपली होगा, और जो भी होता है डिफेक्ट्स इन टिम्बर, लाइक डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई, तो वो सारा चीज़ इसमें लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लाईवुड के बारे में लिखना था। एंड देन सीजनिंग ऑफ टिम्बर पे था, जो नेचुरल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग में क्या क्या होता है, लाइक वाटर सीजनिंग हो गया, किल्न सीजनिंग हो गया, केमिकल सीजनिंग हो गया, तो वो सारा चीज़ में लिखना था। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर पे लिखना था, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द टिम्बर। अब 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। इसमें सिंपली डेरिवेशन पूछा था, जो सिंपली हैंगिंग बीम रहता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑन वेट, उसमें जो डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन होता है उसका डेरिवेशन पूछा था। तो डिफ्लेक्शन का सिंपल डेरिवेशन था WL/2AE, तो ये हमने डेराइव कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यूस बीम के बारे में एनालिसिस करना था। इसमें कुछ करना नहीं था, बस इसका सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन कर देना था मोमेंट का। तो यहाँ पे 2000 इंटू 3 हो जाता, और यहाँ 4000 इंटू 1 हो जाता, बेसिकली यहाँ पे मोमेंट लग जाता। ठीक है। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के और एंड मोमेंट निकाल के, इसमें जो भी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट एट बी एंड सी कैलकुलेट हो जाता और ए पे भी कैलकुलेट हो जाता। ओके, सो दिस वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में सिंपल एक टी सेक्शन दिया हुआ था और इसका सेंट्रोइड पूछा था, उससे सिंपली निकल जाता। इसका जो विड्थ दिया होता 120 एंड टोटल डेप्थ दिया होता 150 एंड थिकनेस वाज 20। ठीक है। तो सिंपल फार्मूला से इसका न्यूट्रल एक्सिस निकल जाता, तो इसका टॉप से जो न्यूट्रल एक्सिस आता है वो उसका डिस्टेंस आता है 49 mm। क्वेश्चन नंबर 5(1) का था, इसमें मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल पूछा था, जो ILD का होता है। सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था, रिएक्शन कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, रिएक्शन के लिए, शियर फोर्स के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, वो इसमें लिखना था। ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये पूछा हुआ था, इसका सिग्निफिकेंस पूछा होता, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब ऐसा क्या चीज़ इसमें मिलाते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो डिफरेंट होता है OPC से। ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था ये, वो मतलब लिखा जा सकता था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा था कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम लोडेड विथ ट्रायंगुलर लोड। तो मतलब ये ट्रायंगुलर लोड दिया हुआ था कैंटिलीवर बीम का। ओके। और इसमें पूछा था कि फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ था, एक शाफ्ट है, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट है, ठीक है, एंड इसका जो डायमीटर है वो 60 mm दिया हुआ था, इसका लेंथ 1.5 था। अनदर शाफ्ट दिया हुआ था जो कि हॉलो था, स्टील ट्यूब का, एंड इसमें पूछा था कि इन ऑर्डर टू हैव द इक्वल गिल्ट ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट टॉर्शनल मोमेंट, यानी θ/t यदि दोनों शाफ्ट में इक्वल होगा तो इनर जो डाया है इस ट्यूब का वो कितना होगा, ये कैलकुलेट करना था। तो सिंपली ये इंडिविजुअली निकाल के ये वैल्यू दोनों शाफ्ट के लिए इक्वेट करना था। तो इसका जो आंसर आता था वो आता था इनर डाया इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ आउटर डाया, ये आंसर आता है। ठीक है। एक्चुअली ये पेपर मेरा है, मैंने भी दिया था मेंस का एग्जाम, सो प्रीटी मच आई कैन रिमेम्बर सम ऑफ द आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में पूछा हुआ था, एक्सप्लेन द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सिंपल में इंग्रेडिएंट क्या होता है ब्रिक का वो पूछा था, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी
पहले सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, फिर आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट होता है और पांचों का सिग्निफिकेंस लिखना था। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स पूछा था, लाइक मॉड्यूलर ब्रिक, कन्वेंशनल ब्रिक, वो तो परफोरेटेड ब्रिक, वो सारा इसमें लिखना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में पूछा था टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक टिम्बर बीम दिया हुआ था रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ठीक है, एंड दैट सपोर्ट्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन 4 मीटर स्पैन पे दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि इसका जो डेप्थ है, ये बीम का जो डेप्थ है, इट इज़ ट्वाइस द विड्थ, तब क्या होगा, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन पूछा हुआ था। तो इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस दे दिया होता, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिंपली इसमें कुछ करना नहीं था, ये फार्मूला यूज करना था M/I इक्वल टू सिग्मा y से, ठीक है। इसमें जो डायमेंशन है बी एंड डी का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि क्रॉस सेक्शन का वैल्यू क्या होगा इफ़ ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको यदि हम लोग पॉइंट लोड से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा बीम का। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सब आई होप सबने ये बना दिया होगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 3। इसमें कुछ पूछा नहीं था कि सिंपली कोलैप्स लोड पूछा था। जिसने भी स्टिल पढ़ रखा है प्लास्टिक का एनालिसिस, तो उसमें ये आराम से बन जाता। सिंपल इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन इक्वेट करना था, दोनों को निकाल लेना था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन में ये थोड़ा सा ध्यान देना था कि इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेट होता है 0 to L/2, ठीक है, और यहाँ से इंटू 2 बोथ सब पार्ट के लिए निकालते इंटू 2 करते, तो इसका जो आंसर आता 16 MP/L² आता कोलैप्स लोड का, ओके। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंटिन्यूस बीम दिया होता, ये 30 मार्क्स का था, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ये कंटिन्यूस बीम दिया होता, लेकिन एक चीज़ इसमें दिया हुआ था कि जो सपोर्ट C है इज यील्डिंग एंड शटल्स एट अ रेट ऑफ 3 mm/1000 kg। ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे यील्ड हो रहा है, यानी ये शटल कर रहा है ये सपोर्ट, ठीक है। और इसका जो सेटलमेंट है 3 mm हो रहा है पर 1000 kg से। इसका जो kg यहाँ पे दिया हुआ है 1600 kg पर मीटर इसका लोड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटलमेंट लेना था, ठीक है। और यहाँ पे बाय यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आराम से ये क्वेश्चन बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट अ रेक्टेंगुलर सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियरिंग स्ट्रेस इज पैराबोलिक। मतलब जो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेक्टेंगुलर स्ट्रेस के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो स्ट्रेस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, उस वो शो करना। तो सिंपली इसमें जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फॉर्मूला कैलकुलेट करना था VA/IB का करके, ठीक है। और यहाँ y बार है तो एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग एट अ डिस्टेंस y, ओके। और यहाँ पे y बार था ये, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो पैराबोलिक एक्सप्रेशन आएगा वो पैराबोलिक आता है, वो वहाँ से ये प्रूफ हो जाता। अब आते सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें रिवेट वैल्यू निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था, सिंगल शियर पे और डबल शियर पे, ठीक है। इसका परमिशिबल स्ट्रेसेस दिया हुआ था इन बियरिंग एंड इन शियरिंग। तो शियरिंग में 80 MPa दिया था, बियरिंग में 250 MPa था। यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा, ये बियरिंग होगा, ठीक है। मिसप्रिंट था ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वन वे स्लैब दिया हुआ था और उसका जो थिकनेस है 100 mm दिया हुआ था, और फिनिशिंग मतलब एक स्लैब है, ठीक है, इसका थिकनेस दिया हुआ है 100 mm, ऊपर में इसका जो फिनिशिंग है उसका थिकनेस दिया हुआ 75 mm, ठीक है। तो इसमें निकालना हुआ था लाइव लोड, मतलब फैक्टर्ड लोड निकालना हुआ था। फैक्टर लोड इजीली निकल जाता फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए और सर्विसिबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे लाइव लोड दिया हुआ था 4 kN/m। तो डेड लोड में यहाँ पे दोनों का आ जाता, जैसे यहाँ पे इसका जो थिकनेस है 100 के लिए, ठीक है। तो 100 में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.100 आएगा, इनटू इसका जो यूनिट वेट होता है, तो
तो यूनिट वेट कंक्रीट का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो इस वाला पार्ट के लिए देगा लोड, डेड लोड, और उसके बाद फिर फिनिशिंग लोड के लिए भी निकालना पड़ेगा, यानी 0.075 इंटू यूनिट वेट ऑफ द फिनिशिंग मटेरियल। तो इसका दिया है 22। तो ये यहाँ से डेड लोड आ जाता है, ठीक है। अब डेड लोड आ जाता है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है लोड कॉम्बिनेशन से, उससे यहाँ पे हमको निकल जाता है फॉर स्ट्रेंथ एज वेल एज फॉर सर्विसिबिलिटी कंडीशन। तो दिस वाज प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था कि एंगल सेक्शन है, ठीक है, वो टेंशन मेंबर की जैसा यूज हुआ है, लॉन्गर लेग कनेक्टेड है, मतलब ये सपोज एक गसेट प्लेट है और इसमें एक एंगल कनेक्टेड है, ठीक है, और ये जो कनेक्टेड लेग है ये लॉन्गर है, मतलब लंबा है, यानी 40 mm ये है और ये 25 में ये थिकनेस है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये रिबेट यहाँ पे यदि रिबेट हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ से स्ट्रेंथ निकालना है, तो यहाँ पे रिबेट से स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, वो फार्मूला सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। और जो एंगल का जो होता है यहाँ बता दे रहा हूँ, L1 सपोज ये L1 L2 है, इसका होता है L1 + L2 - T करेंगे, ठीक है, इंटू टी करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, इंटू यहाँ पे जो भी टेंसाइल फोर्स लग रहा है, जो भी स्ट्रेस है टेंसाइल स्ट्रेस उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेंथ निकल जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली फिलेट वेल्ड के लिए भी यहाँ में निकालना था, ठीक है, स्ट्रेंथ कितना होगा। तो फिलेट वेल्ड के लिए यहाँ पे साइज दिया हुआ नहीं, तो साइज कंसिडर कर लेना था बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन ऑफ बैलेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन फॉर एन अप्लाइड मोमेंट, मतलब बैलेंस्ड के लिए डिजाइन करना था, ठीक है। एक बीम दिया हुआ था और मोमेंट दिया हुआ था 60 किलोन्यूटन मीटर, और इसका जो वेट था ये बीम का दे दिया था 175 mm। तो इसका डिज़ाइन पूछा तो सिंपली यहाँ पे Fe415 के लिए जो डेप्थ का फार्मूला होता है, यानी m बैलेंस के लिए 0.138 FCK BD², तो यहाँ से D निकाल लेना था, D निकल जाता, उसके बाद डायरेक्टली एरिया ऑफ स्टील निकल जाता, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फार्मूला 0.5 FCK/Fy इंटू 1 - √1 - 4.6 MU/FCK BD² इंटू BD। ये फार्मूला से एरिया ऑफ स्टील निकल जाता, वहाँ से नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली ये पूछा हुआ था कि नेटवर्क ड्रॉ करना था, इस CPM का क्वेश्चन था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये बन जाता है। इसमें बस ये देखना था कि डिपेंडेंसी देखना था और ड्यूरेशन निकल के, उसके बाद इसका जो क्रिटिकल पाथ होता है यानी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला जो पाथ होता है वो पूछा था, वो सिंपल क्वेश्चन था, वो निकल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ था कि डिटरमिन द साइज ऑफ द बोल्ट्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द ब्रैकेट टू द कॉलम। एक ब्रैकेट यहाँ पे है और ये कॉलम से कनेक्टेड है, इसका जो बोल्ट का साइज पूछा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो एक बोल्ट पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला होता है F डायरेक्ट फोर्स प्लस सियरिंग फोर्स स्क्वायर प्लस 2 × F1 F2 cos θ होता है, ठीक है। उससे निकाल के जो फोर्स आता है, फोर्स को फिर इक्वेट कर देते हैं हम लोग, जो बोल्ट का स्ट्रेंथ होता है उससे इक्वेट करते तो वहाँ से डायमीटर आ जाता है बोल्ट का साइज का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में ये पूछा था कि सर्कुलर कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो एंड कंडीशन दिया हुआ था, यानी एक एंड पे ये फिक्स था और एक एंड पे हिंज था, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। 4.6 मीटर हाई इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट द रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड पे रोटेशन के खाली ही रेस्ट्रेंड है, ठीक है। एंड डिजाइन द कॉलम, इसका कॉलम डिजाइन करना था। सिंपल इसमें ये स्पाइरल कॉलम वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसमें था जो सबको पता ही होगा, इफ़ यू नो द डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम, फर्स्ट स्टेप में हम लोग को L इफेक्टिव निकालना पड़ता, ठीक है। उसके बाद L इफेक्टिव है जो भी स्लेंडरनेस रेशियो निकालना पड़ता, वो आता 12 से कम, ठीक है। तो वो शॉर्ट कॉलम के जैसा डिजाइन होता। उसके बाद यहाँ पे PU का फार्मूला यूज करके उससे पहले मिनिमम एसेंट्रिसिटी निकालना पड़ता, ठीक है, दैट हैज़ टू बी लेस देन 0.05 D, तो वो D से कम आता। फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ता 0.4 FCK
AC प्लस 0.67 FYASC, ठीक है। तो यहाँ से ये PU का वैल्यू दिया हुआ था 1200 किलो न्यूटन, तो इसको फैक्टर लोड निकाल के यहाँ से ASC का वैल्यू निकल जाता, ठीक है। इसके बाद और डायमीटर का हम लोग सूटेबल डायमीटर ले लेते हैं और बाकी डिज़ाइन प्रोसीजर होता है वो सिंपल उससे डिज़ाइन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था कि डिटरमिन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कनेक्टेड टू अ दिस वाज 10 mm थिक गसेट प्लेट और यहाँ पे 16 mm बोल्ट का डाया दिया हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन यील्डिंग से निकालना था, नेट सेक्शन रैप्चर से निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये सिंपल क्वेश्चन था, टेंशन मेंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। फार्मूला यूज करके ये बन जाता। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि अ रेक्टेंगुलर कंक्रीट बीम 150 mm वाइड एंड 300 mm डीप इज प्री स्ट्रेस, मतलब प्री स्ट्रेस का क्वेश्चन ये था, ठीक है। और इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया हुआ था इसमें 225 किलो न्यूटन, सेंटीसिटी दिया हुआ था 150 mm सेंटीसिटी दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया था कि यूडीएल लग रहा है इसमें सेल्फ वेट ऑफ बीम के वजह से, और इफ द मॉडुलस ऑफ रप्चर यहाँ पे दे दिया था, FCR का वैल्यू दे दिया था, लोड फैक्टर अगेंस्ट क्रैकिंग निकालना था, ठीक है। क्रैकिंग वाला फार्मूला से यहाँ पे निकलता है, उसमें क्या होता है कि इसका जो भी प्री स्ट्रेसिंग लग रहा है इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट। उसके बाद M/I वाला फार्मूला यूज करके इक्वल टू सिग्मा वाई वाला यूज करके हमको लोड फैक्टर निकालना पड़ता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता, ऐसा नहीं कि टफ था, बस थोड़ा सा यदि याद रहता तो कॉन्सेप्ट तो बन जाता। एंड लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा था कि ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडिकेट क्रिटिकल पाथ, नोड 1 डिनोट्स स्टार्ट एंड नोड 5 डिनोट्स एंड, ठीक है। 1 बोल रहा है कि स्टार्ट है, यहाँ से हो रहा है एक्टिविटी और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मतलब इवेंट ये बेसिकली दिया हुआ था, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ था कि टोटल फ्लोट हो, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट का वैल्यू पूछा हुआ था। इसमें जो मैन डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है वो था कि नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना। वो वंस यू हैव ड्रॉन दैट, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्लोट और ये सब जो भी पूछा हुआ था टोटल फ्लोट, ये इजीली कैलकुलेट हो जाता। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 8, इसमें पूछा हुआ था कि नेम द डिफरेंट कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट एंड राइट द पर्पस ऑफ एनी टू इक्विपमेंट। सिंपली कॉन्क्रीटिंग इक्विपमेंट का ये मतलब शॉर्ट नोट्स पूछा हुआ था, ओके। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 JPSC मेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लेबल देख के पता चल सकता है कि इसमें जो भी कैंडिडेट अपियर हुआ होगा एंड जो रेगुलरली प्रिपेयर कर रहा था मेंस का, या जो JPSC 5/19 का जो एडवर्टीजमेंट का जो पेपर है वो उसके लिए जो प्रिपेयर करा होगा, तो उसके लिए प्रेटी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आउट ऑफ 200 वन कैन एक्सपेक्ट अराउंड 120 to 150 मार्क्स, ठीक है। जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है वो इतना मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकता है 120 to 150 मार्क्स, ठीक है। मैं भी इतना एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ। जो सब्जेक्टिव पेपर है वो लोग कैसे चेक करते हैं, यू कैन नॉट क्लेम एग्जैक्टली दैट दिस मच मार्क्स आई वांट, ठीक है। तो ये आगे पीछे प्लस माइनस ये मार्क्स में होता रहता है, ठीक है। मेन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। तो नेक्स्ट एनालिसिस में ऑब्जेक्टिव का करूँगा, ये पेपर 1 है ऑफ सब्जेक्टिव पेपर, और इसमें पेपर 2 का है, उसका भी एनालिसिस करूँगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज़।